हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत है आप सभी लोगों का न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। इसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है हमारे देश में 1986 के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई है। मतलब आप सोच लो हम कितने इनकम्पिटेंट हैं कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में सोच ही नहीं रहे थे। मतलब हमने यही नहीं सोचा कि इसके बारे में भी हमें सोचना चाहिए। जो चल रहा है चलने दो। और हम ये कहते रहते हैं कि जो एजुकेशन होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का बेस होता है। बट चलिए, फॉर्चुनेटली अब सरकार ने इसके बारे में सोचा है और हमारी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020 वो आ गई है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या नया है, क्या चीजें आपको जाननी चाहिए और हम सभी को हर चीज जाननी चाहिए जो भी चेंजेस हुए हैं। इनके चेयरमैन कौन थे तो देख सकते हो आप, जो फॉर्मर चेयरमैन हैं इसरो के, वो इनके चेयरमैन थे कस्तूरी साहब। बाकी सारे मेंबर्स थे। काफी मतलब काबिल लोगों ने ये पॉलिसी ड्राफ्ट किया है, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। अब इसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो आपको संदेह नहीं होना चाहिए। और इससे पहले अगर आपको संदेह था तो जब इसका ड्राफ्ट बना था तो वहां पे आपसे सजेशन भी मांगा गया था और बहुत सारे लोगों ने सजेशन भी दिए हैं। तो वो सारी चीजों को मॉडिफाई करते हुए अब नई जो पॉलिसी है उसको अप्रूव्ड कर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या क्या नए पॉलिसी में इंक्लूड किया गया है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मनवी अकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है दैट इज मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम। ये कह सकते हो कि ये जो पॉलिसी है ये आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर करने का मौका देगी कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीजों को करो। जैसे बहुत बार होता है, जैसे आप बीटेक के स्टूडेंट हो, आपका खुद का मन नहीं था, फैमिली ने भेज दिया और एक साल के बाद आपको लगता है यार आपकी बस की बात नहीं है, या फिर आप फेल हो गए या कुछ भी हुआ। तो यहाँ पे आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं होगा कि आप पूरे 4 ईयर यहाँ पे कंप्लीट करो। हाँ, 4 ईयर आप कंप्लीट करोगे तो आपको बीटेक की डिग्री मिलेगी। बट सपोज करिए कि आप 1 साल कंप्लीट किए, उसके बाद आपका मन नहीं हुआ या छूट गया, कुछ भी रीजन हो, किसी भी रीजन से छूट गया, तो आपका ऐसा नहीं कि ये 1 साल वेस्ट चला गया, इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं रहेगा कि आपने 1 साल क्या किए। और जस्टिफिकेशन भी रहता है तो आप कहते हो छोड़ दिए, तो लोगों के ऊपर कुछ ऐसा इंपैक्ट जाता है कि ये तो अपनी पढ़ाई छोड़ के भाग गया। तो यहाँ पे आपको 1 ईयर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इसका कुछ आपको क्रेडिट भी दिया जाएगा। तो एक पूरा जो स्टूडेंट्स है उसका क्रेडिट बैंक बनाया जाएगा और ये जो आपकी क्रेडिट है उस बैंक में ट्रांसफर हो जाएगी कि कभी भी आप देख सकते हो कि आपने अपने पढ़ाई के थ्रू कितना क्रेडिट अर्न किया है। और जो आपको जॉब देगा वो भी देख सकता है कि आपने क्या क्या क्रेडिट अर्न किया है, क्या उसमें से कुछ चीजें आपने ऐसी पढ़ी हैं जो उसके लायक है जिस वजह से वो आपको हायर कर सके। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब है कि जो मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट प्रोग्राम है इसमें जो भी आप पढ़ाई करते हो आपका वेस्ट नहीं जाएगा, उसका आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा और इन बिटवीन आप पढ़ाई छोड़ के कोई दूसरी डिग्री भी ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इसको स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि जो लैंग्वेजेज हैं उनका ट्रांसलेशन इजी हो पाए और जो हमारी लैंग्वेजेज हैं उनको हम प्रमोट कर पाए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ई कंटेंट इन द रीजनल लैंग्वेज। अब जो ई कंटेंट डेवलप किए जाएंगे, आपको पता है कि डिजिटल एजुकेशन का ये टाइम चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से थोड़ा सा इसको बूस्ट भी मिल गया है और अब गवर्नमेंट भी इस पे फोकस कर रही है। तो जो भी ई कंटेंट डेवलप किए जाएंगे, हाई लेवल ई कंटेंट जो होते हैं, अब वो केवल इंग्लिश और हिंदी में नहीं होंगे, ओरिजिनल लैंग्वेज में भी डेवलप किए जाएंगे। अगर सिंपल हम एग्जांपल लें तो एनपीटीईएल के कोर्स आते हैं, आप सभी लोगों ने देखे होंगे, तो उसको भी अब ट्रांसलेट किया जाएगा हिंदी, इंग्लिश और अदर जो रिजनल लैंग्वेजेज हैं उसमें हमारे ई कंटेंट डेवलप किए जाएंगे। कितना किए जाएंगे, किस पे किए जाएंगे, दैट इज द डिफरेंट थिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अब न्यू करिकुलर स्ट्रक्चर्स आ गए हैं। हमारी पढ़ाई का जो सिस्टम था इससे पहले था वो 10+2 था। आप हर जगह देखते रहते होंगे कि 10+2 मतलब अप टू 10 तक हम लोग नियर अबाउट सेम चीजें पढ़ते थे। उसके बाद जो 10+2 में था हम कुछ भी स्ट्रीम, जैसे कि बायो में हमको जाना है, मैथ में जाना है, आर्ट्स में जाना है, ये सारी चीजें हम चूज करते थे। बट अब इसको चेंज कर दिया गया है, ये पूरा स्ट्रक्चर बदल दिया गया है। 10+2 में पहले इंक्लूड हुआ करता था कि आप क्लास 1 स्टार्ट करते थे अप टू 6 ईयर के एज में। बट अब ये सारी चीजें चेंज करके क्या बना दिया गया, इसको 5+3+3+4। अब ये 5+3+3+4 क्या है, इसको आप समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे ये बनाया गया है कि 3 to 8 ईयर के एज में बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा। मतलब ये जो 5 साल है इसमें बच्चे को क्या पढ़ाया जाएगा, इसका एक सेपरेट करिकुलम बनाया जाएगा और ये सारे बच्चों के लिए अनिवार्य होगा। मतलब आप देश के किसी भी कोने में हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको ऐसा ही पढ़ना पड़ेगा जैसे हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बनाया जाएगा। दूसरा चीज, अगर आप
ये वाला पढ़ लिए तो 8 to 11 ईयर के लिए, मतलब यहाँ पे 3 साल के लिए आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। फिर आपकी एज 11 to 14 ईयर है तो आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। और फिर आपकी एज 14 to 18 ईयर हो गई, मतलब ये जो हमारे 4 ईयर हैं इसमें आपको क्या पढ़ाया जाएगा, इसके लिए भी पॉलिसी बनाई जाएगी। और ये मैंडेटरी होगा, मतलब हर स्टेट के लिए, हर स्टेट में यही पॉलिसी फॉलो होगी। ऐसा नहीं कि कोई अपने मर्जी से करिकुलम बना के उसको फॉलो कर रहा है। और यहाँ पे ये चीज भी इंक्लूड कर दिया गया है, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE। मतलब बच्चा आपका 3 साल तक है तो भी उसको एक स्पेसिफाइड वे में सिखाया जाएगा। उसका माइंड, क्योंकि आपको पता है जो बचपन होता है, जब आपका माइंड डेवलप कर रहा होता है, वही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप क्या सीख रहे हो, आपको क्या सिखाया जा रहा है, आप किन लोगों के कांटेक्ट में हो, वैसा ही आपका माइंड डेवलप होता है। तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि जो लोग जो अप टू 3 ईयर के बच्चे को पढ़ाते हैं उनके पास स्पेशल ट्रेनिंग हो, उनको ये पता है बच्चे को क्या सिखाना है, क्या नहीं सिखाना है। और वो मतलब मल्टीलेटरल होगा, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ाना है बच्चे को, वहां पे खिलाना, कूदाना, सिखाना, फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, मतलब हर चीज कराया जाएगा बच्चे को। मतलब बच्चे का जो डेवलपमेंट होना होगा वो ओवरऑल होगा, बच्चे को बोलना सिखाया जाएगा, लिखना सिखाया जाएगा, सब सिखाया जाएगा इन शॉर्ट। अभी आप देख रहे होंगे कि जो कुछ कॉन्वेंट स्कूल्स हैं वहां पे ये स्कूल ये दिया जाता है, बट उसके लिए आप एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा और बच्चे को क्या पढ़ाना है, क्या सिखाना है, कौन पढ़ाएगा, ये सारी चीजें प्रिपेयर की जाएंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज इंटरनेशनल स्टूडेंट ऑफिस एट ईच इंस्टीट्यूट होस्टिंग फॉरेन स्टूडेंट्स। आपने देखा होगा कि इंडियंस जो होते हैं बहुत जाते हैं बाहर पढ़ने के लिए, बट बाहर से लोग इंडिया में बहुत कम आते हैं। कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि प्रीमियम यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो दिल्ली मुंबई में, जहां पे बाहर से लोग पढ़ने आते हैं। तो अब ये ट्राई किया जाएगा कि सारे इंस्टीट्यूट में एक ऑफिस हो और हम कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को प्रमोट कर पाए, हम कैसे लोगों को बता पाए कि हम एक आप प्रीमियम एजुकेशन दे रहे हैं, आपको एक गुड क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं ऑन द अफोर्डेबल कॉस्ट। तो हम ये सारी चीजें प्रमोट करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा एजुकेशन एक्सचेंज है, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज है, मेथड एक्सचेंज है, ये भी होगा। जब बाहर के बच्चे हमारे यहाँ आएंगे, हम ये भी चाहेंगे कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो कोलाबोरेट कर पाए। अभी तक बहुत कम इंस्टीट्यूशन होते हैं जिनका फॉरेन यूनिवर्सिटी से कोलाबोरेशन होता है और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, तो इसको भी हम प्रमोट करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज अंडर ग्रेजुएट डिग्री कोर्स हैव टू मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन। ये ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन होगा कि आप किसी भी डिग्री कोर्स में हो तो आप 1 साल में उसको चेंज कर सकते हो, 2 साल में चेंज कर सकते हो। जैसे आपने 1 ईयर की है तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, बीटेक कर रहे हो तो 2 साल की है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल की है, 4 साल की है तो आपको डिग्री मिल जाएगा, और 4 साल के बाद आपको रिसर्च सर्टिफिकेट के लिए भी प्रमोट किया जाएगा। तो ये सारी चीजें इसमें ऐड कर दिया गया है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है दैट इज ऑल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू बी ऑडिटेड एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट। जैसे अब तक क्या था कि फी, सपोज एक एग्जांपल समझते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन है, अब अगर वो एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है और वहां पे क्या होगा कि फी स्ट्रक्चर उसका अगर तय करना है तो जो कमेटी आएगी वो इस बात का भी ध्यान रखती थी कि इसकी टोटल कॉस्ट क्या है, जो आपने यहाँ पे पैसे लगाए हैं उसकी कॉस्ट क्या है, कितनी फी होनी चाहिए, क्या फैसिलिटी अवेलेबल है। और यहाँ पे प्रॉफिट को भी कंसिडर किया जाता था कि जो बिजनेस बेसिकली रन कर रहा है उसके लिए प्रॉफिट्स क्या क्या आ रहे हैं। बट अब भाई ये हो गया है कि जो आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको कह दिया गया है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट है। मतलब अब जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी आपके इंस्टीट्यूशन ऑडिट किए जाएंगे वो इंटाइटल्ड होंगे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए। मतलब वहां पे आप ये नहीं इंक्लूड कर सकते हो कि हमारी फी या हमारा जो चीजें हैं वो इस तरीके से ऑडिट की जाए कि यहाँ पे हमारा 20% तो प्रॉफिट निकल के आए। ये चीज की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो डिमांड नहीं कर सकते और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट तो ऑब्वियसली करते नहीं है। तो इस तरीके से ये ट्राई किया जा रहा है कि जो बेसिकली एजुकेशन फील्ड है उसको एज ए बिजनेस ट्रीट ना किया जाए, उसको हम एज अ रिसोर्स डेवलपमेंट ट्रीट करें कि हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, जो लोग हैं, उनको हम स्किल्ड कैसे बनाएं, एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन कैसे दें। और इसके साथ साथ जो फी है, चार्जेज हैं, वो भी अब प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के जो लोग होते हैं अपने मर्जी से कभी भी बढ़ा देते हैं, कोई भी फी लगा देते हैं, वो अब वो नहीं लगा पाएंगे। उसके लिए एक प्रॉपर ऑडिटिंग कमेटी होगी जो ऑडिट करेगी कि आप कोई फी बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो। गवर्नमेंट एक फ्रेमवर्क बनाएगी कि किस तरीके से आपको फी लगाना है, किस तरीके से फी आपको लेना है। नेक्स्ट ये जो दोनों पॉइंट्स दिख रहे हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के लिए इसकी सख्त रिक्वायरमेंट थी
पहला है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा। ये पहले भी इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन थे हमारे देश में जो बेसिकली रिसर्च को, इनोवेशन को प्रमोट करते थे, उनको फंड करते थे, बट वो उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे और वो मल्टी डिसिप्लिनरी नहीं थे। बेसिकली वो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट को फंड करते थे। अब ये सारी चीजों को मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा कि किसी भी टाइप का रिसर्च हो उसको प्रमोट किया जाएगा। और बेसिकली इसमें दो टाइप के यूनिवर्सिटीज को या फिर हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशन हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। एक तो इंस्टीट्यूशन है जो आपको एलिमेंट्री एजुकेशन दे रहा है जिससे आप एम्प्लॉयड हो जाओ, जैसे आपको ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए तो ग्रेजुएशन की डिग्री दे रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन की चाहिए तो उसकी दे रहा है। इसके साथ साथ एक ऐसे एजुकेशन सिस्टम को भी आइडेंटिफाई किया जाएगा या इंस्टीट्यूशन को आइडेंटिफाई किया जाएगा जो आपके पास आपको ये एलिमेंट्री डिग्री तो दे रहे हैं, इसके साथ साथ ये रिसर्च पे काफी वर्क कर रहे हैं, तो इनको प्रमोट किया जाएगा, इनको फंड किया जाएगा कि आप रिसर्च करो। गवर्नमेंट इसको लुकआउट के लिए बॉडीज भी बनाएगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, नेशनल कमेटी फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ वोकेशनल एजुकेशन। मतलब अब जो आपको एजुकेशन दिया जाएगा फ्रॉम द क्लास 6 से लेके ऊपर तक जितना भी एजुकेशन लो, यहाँ पे ट्राई किया जाएगा कि जो भी आप एजुकेशन लो वो वोकेशनल हो, मतलब व्यवसायिक हो, आप कुछ ऐसा सीखो जिसका फिजिकल लाइफ में यूज होता हो। अभी तक क्या था, इंडस्ट्री वाले आरोप ये ब्लेम करते थे बेसिकली हमारे एजुकेशन सिस्टम को, जो बच्चे आते हैं उनको इंडस्ट्री के नाम पे कुछ पता ही नहीं होता है और जो चीजें उनको पढ़ाई जाती है उसका अप्लीकेशन ही नहीं है इंडस्ट्री में, या है भी तो किस लेवल का है वो पता नहीं होता बच्चों को, बस थ्योरी पता होती है। जो एक्सपेरिमेंट उनको कॉलेज में कराए जाते हैं वो सफिशिएंट नहीं है। तो अब इसको इम्प्रूव करने के लिए इंटीग्रल पार्ट बना दिया जाएगा आपके वोकेशनल चीजों को। मतलब आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है, आपको विजिट लेना कंपलसरी है इंडस्ट्रीज का, इंडस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है वो आपको सिखाना कंपलसरी है। इसके लिए एक पूरा फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। मतलब आपकी जो एजुकेशन हो वो एक तरह की व्यावसायिक एजुकेशन हो, आप चीजों को इस तरीके से लर्न आउट करो। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो इसका पूरा देखभाल करेगी, लुक आउट करेगी, इसका करिकुलम प्रिपेयर करेगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है ये भी बहुत जरूरी था, काफी टाइम से इसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ था। तो अब हमारे जीडीपी का 6% हमारे एजुकेशन सिस्टम पे खर्च किया जाएगा। इससे पहले जो था वो 1.7% था, बट गवर्नमेंट इसको बढ़ा बढ़ा के 4 पॉइंट तक ले आई थी। अब इसको 6% कर दिया गया है। मतलब पहले ये जो 1.7 था ये कंपलसरी था, गवर्नमेंट चाहे तो इससे ज्यादा अलॉट कर सकती थी, बट अब लीगल फ्रेमवर्क है कि गवर्नमेंट को 6% एलोकेट करना ही है। इतना पैसा अब एजुकेशन सेक्टर में देना ही देना है। इसके पहले इतना कंपलसरी था, गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता था कि इससे ज्यादा कितना देती है। तो अभी कुछ अराउंड 4% के आसपास गवर्नमेंट देती थी, अब इसको इंप्रूव करके 6% कर दिया गया है। तो 6% भी बाउंडेशन नहीं है, गवर्नमेंट चाहे तो 8 भी दे सकती है, 10 भी दे सकती है, बट उसको 6 तो देना पड़ेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखे हैं कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वहां पे लैब फैसिलिटी कैसी है, और प्राइमरी स्कूलों का तो हाल आपको पूछना ही नहीं है। देख लीजिए वहां पे टीचर्स की हाल देख लीजिए, जो वहां पे संसाधन अवेलेबल हैं, इक्विपमेंट अवेलेबल हैं, उनकी हालत देख लीजिए। बट हम ट्राई करेंगे, मतलब गवर्नमेंट इस पॉलिसी में ट्राई करेगी कि वो सारी चीजें इंप्रूव हो पाए और उसके लिए फंड भी अवेलेबल हो। ऐसा नहीं कि बस बातें हो और फंड ही नहीं हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, कंटेंट विल बी फोकस ऑन आइडिया ऑफ एप्लीकेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। तो अब हमारे पास जो सिलेबस होगा वो केवल थियरी बेस्ड सिलेबस नहीं होगा, उसको हम देखेंगे कि ये जो सिलेबस हम पढ़ रहे हैं उसका आइडिया ऑफ एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ पे अप्लाई होता है, ये बच्चों को कैसे उसको सिखाना चाहिए, इस पे प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करें, हम फिजिकल चीजों को कैसे उसमें इन्वॉल्व करें, ये सारी चीजें की कॉन्सेप्ट इसका डेवलप किया जाएगा, इसका भी करिकुलम बनाया जाएगा और ट्राई किया जाएगा कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम हो, जो हमारे लर्निंग हो, वो इंटरेक्टिव बेस्ड हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन ऑल स्टेज। जैसे कि हमने इससे पहले भी कहा कि क्लास 6 से ऊपर के बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी, वोकेशनल कोर्सेज उसमें इंप्लीमेंट किए जाएंगे, उसका वो इंटीग्रल पार्ट बनाया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली वो सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि आपका जो लर्निंग होगी वो उसमें आर्ट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, स्पोर्ट इंटीग्रेट कर दिया जाएगा, बहुत सारी चीजें। जैसे कि आप गाँव में जो छोटे छोटे, जैसे आपका कारपेंटर है, कहीं पे फाउंड्री शॉप है, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड की जाएंगी, उन सबका आपको विजिट कराया जाएगा, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, मोर फोकस ऑन द वोकेशनल स्टडी इन स्कूल लेवल। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ये दोनों पॉइंट जो इसके पहले वाले हैं और ये वाला है, दोनों एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री टाइप के हैं। तो ये भी ये पॉइंट है जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, ये सारी चीजें आपको सिखाया जाएगा। बहुत
बहुत जरूरी है। जैसे कि सिंपल अगर चीज कहें तो आपने क्या किया, इलेक्ट्रिकल में इंजीनियरिंग कर लिया, डिप्लोमा कर लिया, बट घर का अगर बोर्ड खराब हो गया तो आप नहीं बना पाओगे। उसी तरीके से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, ऑटोमोबाइल में इंजीनियरिंग कर लिया, बट आपकी बाइक में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपको समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ से हो गया। तो ये चीजों को, ये जो गैप है इसको मिनिमाइज करने के लिए शुरू से ही, मतलब स्टार्टिंग से ही क्लास 6 से 8 से और इसके ऊपर जो हायर एजुकेशन है वहां पे जो वोकेशनल स्टडी है उसको प्रमोट किया जाएगा। NIOS to develop a high quality module for the Indian Sign Language। अब ये जो है NIOS क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ये क्या करेंगे, हाई मॉड्यूल मतलब हाई क्वालिटी मॉड्यूल डेवलप करेंगे जो हमारी लैंग्वेज है, इंडियन लैंग्वेज है, उसमें बेसिकली ओपन स्कूल क्या होता है, जहां पे आप कहीं भी रह के, मतलब पार्ट टाइम, इन शॉर्ट हम कहें तो पार्ट टाइम जो पढ़ाई करते थे, तो पार्ट टाइम आप पढ़ाई कर पाओगे, बट उसके लिए आपको जो मटेरियल्स मिलेंगे अब वो डेवलप किए जाएंगे अच्छे तरीके से, उनकी क्वालिटी अच्छी होगी ताकि आपकी लर्निंग अच्छी हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, प्री स्कूल सेक्शन इन केंद्रीय विद्यालय। केंद्रीय विद्यालय में प्री स्कूल सेक्शंस ऐड कर दिए गए हैं, तो ये भी काफी अच्छी बात है, जो कि जो लोग बेसिकली केंद्रीय विद्यालय में कौन जाते हैं, जिनके पास थोड़े पैसे कम है, बट वो बच्चे अच्छे होते हैं क्योंकि वो टेस्ट के थ्रू जाते हैं। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स अच्छे हैं क्योंकि उनके पास मिनिमम एजुकेशन है जो चाहिए उनको पढ़ाने के लिए, तो वहां पे भी अब प्री स्कूल सेक्शंस वहां पे ऐड कर दिया गया है। और जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन, ये चीजें वहां पे केंद्रीय विद्यालय में भी अब कराई जाएंगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एनसीसी विंग इज अ सेकेंडरी एंड हायर स्कूल आर अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। इसको मैं इंपॉर्टेंट इसलिए मानता हूं कि जब अब हम बच्चे होते हैं, तो अगर हम बच्चे हैं और उसी टाइम हमको डिसिप्लिन सिखाया जाए, हमको रेगुलरिटी सिखा दिया जाए, हम पंक्चुअल हो जाएं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे सक्सेस के लिए, कि फर्दर जो चीजें हम करते हैं उसमें हम कंपिटेंट बन जाते हैं, क्योंकि जो चीजें हैं जो उसके लिए रिक्वायर्ड है फॉर सक्सेस के लिए, उसका हम हैबिचुअल हो जाते हैं। हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफेंस इन्वॉल्व है। जो डिफेंस के लोग होते हैं वो पंक्चुअल होते हैं, रेगुलर होते हैं, कंपिटेंट होते हैं, चीजों को सीरियसली लेते हैं। तो जब वो चीजों को हैंडल करेंगे तो आपको भी अपने जैसे बनाएंगे, तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी। जवाहर नवोदय विद्यालय है वहां पे फ्री बोर्डिंग फैसिलिटी डेवलप की जाएगी। डेडिकेटेड यूनिट फॉर द डिजिटल एंड ऑनलाइन लर्निंग, ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि अब ऑनलाइन लर्निंग को प्रमोट किया जा रहा है, तो इसके लिए जो भी स्कूल्स हैं, जो भी इंस्टीट्यूशन हैं, वहां पे ये डेडिकेटेड यूनिट बनाई जाएगी, एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहां पे जो भी डिजिटल रिक्वायरमेंट होगी ऑनलाइन एजुकेशन के लिए वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाएंगे, और जो हमारे एजुकेशन हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, और ये हमारे स्कूल लेवल पे और हायर एजुकेशन लेवल पे दोनों जगह किया जाएगा। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जैसे कि एक एनपीटीएल के आने की वजह से जो हमारी क्वालिटी है, एजुकेशन क्वालिटी है हायर एजुकेशन में, वो बढ़ी है। तो आप सोच के देखिए कि हमारे देश में जो एजुकेटेड लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, वो भरे पड़े हैं, बट उनको अपना टैलेंट दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। वो किसको दिखाए, कोई देखने वाला नहीं है। तो अब किया जाएगा कि भाई अगर आपके पास टैलेंट है, आप सिखा सकते हो, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जैसे कि यूट्यूब है। इसी तरीके से गवर्नमेंट डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म डेवलप करेगी जहां पे आप अपने टैलेंट्स को दिखा सकते हो और आप लोगों को सिखा सकते हो। और केवल यूट्यूब के आने से, केवल यूट्यूब पे लोगों के आने से आप देख लो कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसकी क्वालिटी कितना इंप्रूव हो गई है। इसके पहले लोग तरसते थे कि अच्छी चीज मिल जाए, कोई अच्छा सिखाने वाला मिल जाए, अच्छा टीचर ढूंढते ढूंढते लोग थक जाते थे, नहीं मिलते थे। अब वो चीजें आसान है, आपको आसानी से एक क्वालिटी एजुकेशन मिल पा रही है, और आगे इसको और प्रमोट किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, बैगलेस डेज इनकरेज। अब जो स्कूल्स हैं, जो हायर एजुकेशन है, उनमें भी ये इनकरेज किया जाएगा कि आप कुछ दिन तो ऐसा करो कि भैया आपको बैग नहीं लाना है, आपको बुक नहीं लाना, आज पढ़ाई नहीं होगी, आज एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होंगी। हमारे टाइम पे जो हमारे लास्ट के 2 पीरियड होते थे स्कूल में, वो कराए जाते थे, अब धीरे धीरे वो भी खत्म कर दिए गए। तो अब पूरा का पूरा डे डेडिकेटेड होगा आपके जो एडिशनल करिकुलम एक्टिविटीज हैं, ताकि आप कुछ अच्छी चीजें करो, कुछ अच्छी एक्टिविटीज करो, जिसमें बहुत सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व की गई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो
स्कूल से उनको मतलब ऑटोनोमस बनाया जाएगा कि आप अपने तरीके से कुछ इंक्लूड करना चाहते हैं तो करो, जैसे वो आर्ट से रिलेटेड है, क्विज कराया जाए, सिंगिंग कराया जाए, स्पोर्ट कराया जाए, वोकेशनल ट्रेनिंग कराया जाए, वोकेशनल क्राफ्ट कराया जाए। ये सारी चीजें हैं जो इंक्लूड की जाएंगे और बहुत अच्छी बात है, ये सारी चीजें होनी भी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे एक बनाया जाएगा हायर एजुकेशन कमीशन फॉर इंडिया। इंडिया के लिए एक हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, मतलब कॉमन रेगुलेटरी बॉडी होगी फॉर इंटायर हायर एजुकेशन। यहाँ पे दो एजुकेशन को एक्सक्लूड किया गया है, एक मेडिकल का और एक लीगल लॉ वाले को। इन दोनों को छोड़ के जितना भी हायर एजुकेशन है, मतलब 12th के बाद आप जो भी पढ़ते हो उसके लिए एक कॉमन रेगुलेटरी बॉडी होगी। और ये जो कॉमन रेगुलेटरी बॉडी होगी इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट है नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, बेसिकली ये क्या करेंगे, चीजों को कैसे रेगुलेट करना है ये देखेंगे। फिर दूसरी बॉडी होगी जनरल एजुकेशन काउंसिल। इनका काम क्या है, एक स्टैंडर्ड सेटिंग करना है भाई कि ये चीज आपको पढ़ाना है तो वो इस स्टैंडर्ड का होना चाहिए, इस लेवल पे आपको ये स्टैंडर्ड फॉलो करना है। जैसे कि हमने इससे पहले डिस्कस किया स्कूलिंग लेवल पे, उसी तरीके से हायर एजुकेशन में भी सेट किया जाएगा कि आपको ग्रेजुएशन में ये पढ़ाना है, डिप्लोमा में एटलीस्ट ये स्टैंडर्ड होना चाहिए पढ़ाई का, ये सारी चीजें। नेक्स्ट जो पॉइंट है हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, ये भी हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल बनाएगी ताकि फंडिंग प्रोवाइड हो सके। जो अलग अलग लेवल है हायर एजुकेशन में, जैसे कि इंजीनियरिंग के लिए फंडिंग आती है, रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग आती है, पेपर के लिए फंडिंग आती है, उसी तरीके से अब टेक्नोलॉजी के अलावा भी कोई बीए कर रहा है उसको भी कुछ नया चीजें इंक्लूड करना है, कुछ चीजें उसको भी रिसर्च पेपर लिखने हैं, आर्टिकल लिखने हैं, कोई शोध करना है तो उसके लिए भी फंडिंग, बीकॉम वालों को भी फंडिंग, बीएससी वालों को भी फंडिंग। अब ये होगा मल्टी डायमेंशनल फंडिंग दी जाएगी ताकि हमारा जो रिसर्च है वो इंप्रूव हो पाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल बनाया जाएगा। जो नेशनल एक्रेडिटेशन बेसिकली एक्रेडिट करेंगे आपके इंस्टीट्यूशन को, जैसे इससे पहले भी सिस्टम था ये कि एक्रेडिटेशन लेना होता था, अब गवर्नमेंट बहुत सारे जो टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है उनके लिए कंपलसरी भी कर दी है और ये होना भी चाहिए। एक सब स्टैंडर्ड जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको जल्दी से जितना जल्दी हो सकता है आप उसको छोड़ो और एक स्टैंडर्ड एजुकेशन सिस्टम की तरफ बढ़ो। और एजुकेशन स्टैंडर्ड सिस्टम को डिफाइन करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाएगी कि जो आपके इंस्टीट्यूशन को एक्रेडिट करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका नेशनल स्कॉलरशिप। भैया ये बहुत अच्छी बात है, एक नेशनल एजुकेशन स्कॉलरशिप सिस्टम बनाया जाएगा। तो क्या इसके पहले स्कॉलरशिप सिस्टम नहीं था? नहीं जी, बिल्कुल था, बट वो रैंडम था, किसको स्कॉलरशिप मिल रही है किसको नहीं मिल रही है, कोई वेरिफिकेशन नहीं है, कोई क्लोज लूप सिस्टम नहीं है। जो जिसको रिक्वायर्ड है उसको मिली नहीं, जिसको रिक्वायर्ड नहीं है उसका जुगाड़ है, उसके पेपर बन गए उसको मिल गई है। अब क्या है, उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से इंप्लीमेंट किया जाएगा और नेशनल स्कॉलरशिप के लिए एक पोर्टल बनाया जाएगा। उसका एक बैकिंग सिस्टम होगा, एक क्लोज लूप सिस्टम होगा। जो लोग नीडी हैं ये ध्यान रखा जाएगा कि जिनको रिक्वायर्ड है, अगर फाइनेंशियल सपोर्ट ना होने की वजह से वो हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं, मतलब 12th के बाद आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए। और ये 100% भी हो सकता है, 50% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है, किसी भी टाइप की स्कॉलरशिप। मतलब आपको एक फाइनेंशियल एड दिया जाएगा ताकि आपकी एजुकेशन कंटिन्यू रहे। और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको भी कहा जाएगा कि आप भी इस टाइप के सिस्टम्स लेके आओ कि आपकी जो सीटेज हैं उनमें जो भी ऐसे लोग हैं जिनको जो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है उनको आप प्रमोट करो कि वो आपके यहाँ एडमिशन लें फ्री शिप पे, मतलब फ्री में पढ़ें आपके यहाँ। अब इसके लिए गवर्नमेंट डेफिनेटली एक मैकेनिज्म बनाएगी। ऐसा नहीं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनको ऑर्डर दे दिया जाएगा कि आपको फ्री में पढ़ाना है। डेफिनेटली उनको उनके लिए एक स्कॉलरशिप सिस्टम बनाया जाएगा, उनको स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देगी। और कुछ ऐसा मैकेनिज्म भी हो सकता है कि कुछ चीजें बियर करे हमारा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कुछ गवर्नमेंट बियर करे और बच्चे को हायर क्वालिटी एजुकेशन मिले। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर टीचिंग। पहले आपने सुना होगा कि जो बीएड डिग्री थी वो 1 ईयर की थी, बाद में इसको बढ़ा के 2 ईयर कर दिया गया, अब इसको बढ़ा के 4 ईयर कर दिया गया। भैया जो बैचलर इन एजुकेशन है ये मिनिमम क्राइटेरिया है अगर आप पढ़ाना चाहते हो, चाहे आप किसी भी ग्रेड में पढ़ाओ। अब तक क्या था कि क्लास 5 तक पढ़ाना है तो आपको ये होना चाहिए, 8 तक पढ़ाना है तो ये वाली डिग्री होनी चाहिए, 12 तक पढ़ाना है तो ये वाली डिग्री होनी चाहिए। अब इसको हटा दिया गया है, अब ये कर दिया गया है कि अगर आपको पढ़ाना है चाहे क्लास 1 हो चाहे क्लास 12 हो तो आपके पास मिनिमम डिग्री तो ये होनी चाहिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड बीएड, मतलब बैचलर इन एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, कंपलसरी कर दिया गया है। और इसके लिए जो कैरिकुलम है वो अब बनाया जाएगा कि क्या इसमें सिखाना है, ये जो 4 ईयर का पूरा कोर्स होगा इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होंगी, कैसे जो एक टीचर है उसको कैसे डेवलप किया जाएगा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर टीचर को ही नहीं आता चीजों को हैंडल करना तो वो बच्चों को कैसे सिखाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरियस न्यू प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटी।
देखिए इसके लिए हमारे पास सिस्टम था कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको एजुकेशन कैसे प्रोवाइड किया जाए, बट वहां पे बहुत सारे रिसोर्सेज की कमी थी। गवर्नमेंट उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है, वहां पे बहुत सारी चीजें ऐड की जाएंगी। हमारे पास ये सिस्टम्स नहीं थे कि जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको कैसे ट्रेनिंग दिया जाए, उनको पढ़ाया कैसे जाए। सपोज करिए कोई आदमी है जिसको दिखता नहीं है, तो वो सुन के कैसे पढ़े, उसके लिए कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती थी जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। और उनको जो पढ़ाएं टीचर्स, उनको ट्रेनिंग की भी रिक्वायरमेंट होती है कि वो कैसे पढ़ाएं, तो उस टाइप के रिसोर्स की भी हमें जो टीचर का रिसोर्स है वो भी कम था, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो सेटअप्स हैं, उसकी भी कमी थी। तो वो सारी चीजें डेवलप की जाएंगी अक्रॉस इंडिया, ताकि जो लोग हैं जो डिसेबल्ड हैं उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जाए। एटलीस्ट उनका जो बेसिक राइट है वो तो उनको दिया जाए, उनको सिखाया जाए, उनको पढ़ाया जाए। और जो भी हमारे स्टेट्स हैं या डिस्ट्रिक्ट हैं, हर जगह एक बाल भवन भी डेवलप किया जाएगा, बेसिकली जहाँ पे डे टाइम एक तरह से स्कूल में पार्टिसिपेशन, आर्ट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड ये सारी चीजें सिखाई जाएंगी, इंप्रूव किया जाएगा ये सारा चीज। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, 3 लैंग्वेज लर्न बाय द चिल्ड्रेन विल बी ए चॉइस ऑफ स्टेट। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक था। गवर्नमेंट यहाँ पे 3 लैंग्वेज की जगह पे 2 लैंग्वेज करना चाहती थी। एक गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी लैंग्वेज होती थी जिसमें बेसिकली हिंदी को प्रमोट करने की कोशिश किया जा रहा था, बट इसका साउथ स्टेट वालों ने बहुत अपोज किया। और मेरे हिसाब से भी ये होना चाहिए, हमारे यहाँ एक ऐसी कॉमन लैंग्वेज होनी चाहिए और जिसकी बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है हमारे कल्चरल इंटीग्रेशन के लिए। कल्चरल इंटीग्रेशन मैं इसलिए कह रहा हूं कि जैसे आप गुजरात से हो या मैं यूपी से हूं या कोई कहीं से जब किसी दूसरे स्टेट में जाता है तो उसको इंटीग्रेशन फील नहीं होता है, वो चीजों को समझ नहीं पाता है, बहुत सारी डिफिकल्टीज होती हैं। हम साउथ में चले जाते हैं, हमको चीजें समझ में नहीं आती हैं, जो बोर्ड्स लिखे होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं। तो हमारे पास एक कल्चरल डिफरेंसेज है यहाँ पे, हमें ये भी एक चांस मिलता है भाषा के हिसाब से लड़ने का। तो हमारे यहाँ ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास लड़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, हम भाषा के नाम पे लड़ते हैं, हम स्टेट के नाम पे लड़ते हैं, हम रिलीजन के नाम पे लड़ते हैं, बट हमारे पास यूनाइट होने का चांस नहीं है। हमारे पास, हमको कोई ऐसा सोर्स नहीं है जो हमको यूनाइट कर पाए, हमारे पास कोई बैक फोर्स नहीं है जो आपको ये फोर्स करे कि भाई तुम्हारे पास यूनाइट होने के लिए भी एक चीज है। तो सपोज करिए आपके पास एक लैंग्वेज होती जो पूरे देश में बोली जाती, हर लोग उसको जानते, तो हमारे पास एक लैंग्वेज तो होती हमको इंटीग्रेट करने का। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी था, बट फिर भी गवर्नमेंट इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा अपोज हुआ इसका, इसलिए इसको 3 लैंग्वेज में कर दिया गया। और ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सिखाना चाहता है, जिसमें से सरकार ने ये कहा है कि एटलीस्ट 2 लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए जो इंडियन नेटिव की होनी चाहिए। कोई भी 2 लैंग्वेज ऐसी आप सिखाओ जो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट जिसको रिकॉग्नाइज करती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अब जो बच्चे हैं अप टू 5 ग्रेड, उनको ट्राई किया जाएगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज जो है, उसमें उनको सिखाया जाए, ताकि उनको फाइट ना करना पड़े। जैसे घर में माँ बाप तो हैं, जैसे आप गुजरात से बिलोंग करते हो तो घर में माँ बाप तो गुजराती बोलते हैं, बच्चे को गुजराती आती है, बच्चे की एफिशिएंसी गुजराती में ज्यादा है, बट बच्चे जैसे स्कूल में गया उसको इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है। अब बच्चा घर में गुजराती सीख रहा है, स्कूल में इंग्लिश सीख रहा है, बच्चा तो लैंग्वेज सीखने में ही परेशान हो जाता था। जो उसकी क्रिएटिविटी थी, जो क्रिएटिविटी वो सीख सकता था, वो नहीं सीख पाता था। तो ये प्रमोट किया जाएगा कि उसको रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, इंडियन साइन लैंग्वेज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड अक्रॉस द कंट्री। जो हमारी लैंग्वेज है उनको स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, उनको प्रमोट किया जाएगा। ये सारी चीजें हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है नहीं, बट नेवरदलेस हमारी जो कल्चरल आइडेंटिटी है उसको मेंटेन रहे, वो मेंटेन रहे तो अच्छी बात है, होना चाहिए, और सरकार को इस पे भी ध्यान देना चाहिए। नो हार्ड सेपरेशन फॉर द स्ट्रीम फॉर द स्टूडेंट। कोई हार्ड सेपरेशन नहीं होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझो आप कि जब आप स्कूल में जाते थे तो आपको फिजिक्स पढ़ना है तो पीसीएम आपके साथ आता था कि अगर आपको फर्दर डिग्री करना है, इसमें जाना है, उसमें जाना है, तो आपके पास पीसीएम कंपलसरी होना चाहिए। जैसे कि इंजीनियरिंग में जाना है तो आपके पास पीसीएम होना चाहिए, तो नहीं जा सकते हो आप। अब ये हार्ड लाइनर जो है इसको हटाया जाएगा और यहाँ पे मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि अगर आप फिजिक्स के साथ मैथ की जगह पे या केमिस्ट्री की जगह पे कुछ और पढ़ना चाहते हो, या जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें कुछ और आप अपने मर्जी से ऐड करना चाहते हो, तो वो भी आपका एज ए सब्जेक्ट ऐड किया जाएगा और उसका भी आपको क्रेडिट मिलेगी, वो भी आपको क्रेडिट बैंक में ऐड किया जाएगा। मैं बहुत देर से क्रेडिट बैंक कई बार यूज कर चुका, 2-3 बार। आप ये समझ लो कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है ना, उसमें पैसा है, उसी तरीके से सरकार क्या करेगी, एक क्रेडिट बैंक बनाएगी और हर बच्चे ने अपने एजुकेशन सिस्टम में कितना क्रेडिट ऐड किया है वो वहां पे डिजिटल फॉर्म में ऐड हो जाएगा। आप भी देख सकते हो कि अपना जो हमारा लाइफ का एजुकेशन है उसमें हमने कितना क्रेडिट अर्न किया है और दूसरे लोग भी देख सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे को जज करना इजी हो जाएगा
कि बच्चा ने क्या पढ़ा है, क्या सीखा है, उसमें हमारे इम्प्लीमेंटेशन क्या है। तो जो लोग हायर करते हैं उनको भी इजी हो जाएगा हायर करना कि उनके काम की चीजें है कि नहीं बच्चे में। और बेसिकली यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा कि जो मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम है उसमें बच्चा कुछ ऐसा करे जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड चीजें हैं वो इंक्लूड करे, या क्राफ्ट से रिलेटेड चीजें हैं, या वोकेशनल स्किल्स को इंक्लूड किया जाए, ताकि बच्चे की ये सारी स्किल्स भी डेवलप हों, वो केवल और केवल किताबी कीड़ा ना रहे। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इन ऑल स्टेज। ये पहले भी हमने डिस्कस किया कि इस टाइप से हम एक करिकुलम डिजाइन करेंगे कि जो हमारी लर्निंग हो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो। कंटेंट विल बी फोकस ऑन आइडिया, ये रिपीट हो गया है सारी चीजें, स्लाइड रिपीट हो गई है। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, करिकुलम कंटेंट टू बी रिड्यूस। जो करिकुलम कंटेंट है, जो सिलेबस है, अब उसको घटाया जाएगा। देखिए, हम कुछ चीजें ऐसी हमारे सिस्टम में जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जैसे कि उनमें से एक चीज ये है, हमारा सिलेबस इतना ज्यादा होता है कि हम सिलेबस ही पढ़ते रह जाते हैं। हम किसी तरीके से सिलेबस पढ़ के हमारा फोकस होता है कि हम पास हो जाएं यार, इतना ज्यादा सिलेबस। हम अपने क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं कर पाते हैं। सपोज हमारा इंटरेस्ट तो है फिजिक्स में, बट हमको फिजिक्स के साथ साथ मैथ भी पढ़ना है। हमारी फिजिक्स बहुत अच्छी है, हम इसमें 100 लाते हैं, बट मैथ में हम फेल हो जाते हैं। तो इसका जो एडवांटेज है वो हमको नहीं मिलने वाला है। अब इसको रिड्यूस किया जाएगा। अब ये ट्राई किया जाएगा कि हमारा जो सिलेबस है वो क्रिटिकल थिंकिंग की तरफ बढ़े, कम चीजें हो बट डीप में हो, इस तरीके से हमारा सिस्टम डिजाइन किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है NIOS, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ये अब बेसिकली आपको ग्रेड 3, 5, 8, 12 ये सारे ग्रेड की एजुकेशन भी प्रोवाइड कर पाएंगे। अगर आप ओपन स्कूलिंग करना चाहते हो तो आप इन ग्रेड में भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ कार्ड, मतलब बच्चे की रेगुलर चेकअप होगी और उसको एक हेल्दी मील प्रोवाइड किया जाए ताकि आपका हेल्थ प्रॉपर रहे। और कोरोना के बाद तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी था कि इस टाइप की चीजें भी हों जहां पे एक आपको हेल्दी लाइफ मिले। और हेल्दी लाइफ, जब आपका हेल्थ अच्छा होगा तभी आपका हेल्दी माइंड होगा, तभी आपकी एजुकेशन में कुछ क्रिटिकल थिंकिंग आ पाएगी, तभी आप कुछ कर भी पाओगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, नेशनल मिशन फॉर फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। एक बेसिकली आपको एक मिशन चलाया जाएगा ताकि आपकी लिटरेसी को इंप्रूव किया जाए, आपकी जो न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन एबिलिटी है उसको इंप्रूव किया जाए। आपको शायद नहीं पता होगा, हम जब बचपन में थे तो उस टाइम पे बहुत ऐसे मिशन चलाए गए थे कि जो लोग लिटरेट नहीं है, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको भी, जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं, उनको कहीं पे इकट्ठा करें, उनको पढ़ाएं। उसके लिए गवर्नमेंट रिसोर्सेज देती थी, लालटेन देती थी, चटाइयाँ देती थी, पेन देती थी, पेंसिल, बुक, ये सारी चीज देती थी। तो गवर्नमेंट इसको भी इम्प्रूव करने की कोशिश करेगी कि फिर से एक नया मिशन लॉन्च किया जाए ताकि लोगों को लिटरेट बनाया जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कैरिकुलम। ये हमने पहले डिस्कस किया था कि ये इंप्लीमेंट किया जाएगा जो बच्चे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे किसको किसको इन्वॉल्व किया जा रहा है, तो यहाँ पे MHRD इन्वॉल्व रहेगी। आपका MHRD का नाम भी बदल दिया गया है, एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है, आगे वो भी आएगा। MHRD के साथ साथ यहाँ पे वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो है उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को इन्वॉल्व किया जाएगा, एंड ट्राइबल अफेयर्स को इन्वॉल्व किया जाएगा। मतलब इन लोगों के इन्वॉल्वमेंट से जो हमारी अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन करिकुलम है उसको डेवलप किया जाएगा, उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा ताकि उसको प्रॉपरली हम इम्प्लीमेंट कर पाएं, क्योंकि इन लोगों के पास एक्सपर्टीज है, ये ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क करते हैं, तो इसलिए इनको वहां पे इंक्लूड किया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज रिलेटेड टू द प्रिपरेटरी क्लास, जिसकी हम डिस्कस कर रहे थे। तो एक मतलब बेसिकली जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं उसमें एक क्वालिफाइड टीचर कि क्या पढ़ाना है बच्चे का, उसका एक करिकुलम होगा, उस करिकुलम को पढ़ाने के लिए क्वालिफाइड टीचर होगा। मतलब उसी को हम कह रहे हैं प्रिपरेटरी क्लास डेवलप किया जाएगा, जिसमें कि क्वालिफाइड टीचर के थ्रू एक क्वालिफाइड सर्टेन डिफाइंड करिकुलम के साथ बच्चों को वो चीजें प्रोवाइड की जाएंगी जो भी बच्चे 5 साल से कम एज के हैं। नेक्स्ट जो का पॉइंट है, टेक बेस्ड ऑपरेशन फॉर द एडल्ट लर्निंग थ्रू ऐप, टीवी चैनल। ये चीजें अभी डेवलप किया गया, और गवर्नमेंट ने जब कोरोना वायरस आया था तो उस टाइम पे भी कहा था कि वो टीवी चैनल लेके आएंगे, एजुकेशनल टीवी चैनल। जिस तरीके से आप देखते हो ना, सीरियल देखते हो, आप टीवी के न्यूज के चैनल्स देखते हो, उसी तरीके से आप एजुकेशनल चैनल्स भी आएंगे जहां पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड चीजें सिखाई जाएंगी। ऐप तो बहुत सारे हैं, आप देख ही रहे हो। तो बेसिकली इन शॉर्ट डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट करने की बात की जा रही है, और ये हायर एजुकेशन तक बात की जा रही है, मतलब जो अपर एजुकेशन है उसमें भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा।
जो नेक्स्ट आपका पॉइंट है दैट इज वेरिएबल मोड फॉर द बोर्ड एग्जाम, ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इसमें जो बोर्ड एग्जाम्स है उनकी जो इंपॉर्टेंट है, उनका जो हवा था कि बोर्ड एग्जाम आने वाला है, उसको डिक्रीज करने की कोशिश की गई है और उसको सेमेस्टर वाइज बनाने का काम किया गया कि आपका जो एग्जाम है वो सेमेस्टर वाइज होगा। भाई आप पढ़ो एग्जाम दो, पढ़ो एग्जाम दो, ऐसा नहीं कि आप पढ़ के कुछ टाइम बाद भूल गए मगर फिर से रिवाइज करना है क्योंकि 1 साल बाद एग्जाम होने वाला है। तो बेसिकली उसको पार्ट वाइज कर दिया गया है और इसके साथ साथ जो आपका पेपर होगा वहां पे ऑब्जेक्टिव पेपर भी होगा, डिस्क्रिप्टिव भी होगा। ये भी ऑलरेडी इंप्लीमेंट किया जा चुका है कि कुछ क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, कुछ डिस्क्रिप्टिव आते हैं, तो उसकी बात भी यहाँ पे की गई है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है एनटीए टू ऑफर कॉमन इंट्रेंस एग्जाम। ऑलरेडी आप देख रहे हो कि एनटीए काफी एग्जाम कराती है, अब इसको थोड़ा सा और पेनिट्रेट किया जाएगा और जो भी स्पेशलाइज्ड एग्जाम है, इंटेंस एग्जाम है, उन सभी में एनटीए अब एग्जाम करवाएगी, चाहे वो ह्यूमैनिटी, लैंग्वेज, आर्ट, साइंस किसी से भी रिलेटेड हो, सब में एग्जाम होगा और ट्राई किया जाएगा कि ये साल में 2 बार हो। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है 360 डिग्री होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। आपका जो रिपोर्ट कार्ड होता है जिसमें केवल ग्रेड लिखा रहता है कि इस सब्जेक्ट में आपका कितना ग्रेड है, अब उसको थोड़ा ब्रॉडर बनाया जाएगा। अब केवल और केवल ग्रेड नहीं दिया जाएगा, वहां पे लिखा जाएगा बच्चे के और भी जो स्किल्स हैं उसके बारे में, बच्चा कैसा परफॉर्म करता है, बिहेवियर कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, ये सारी चीजें वहां पे अब इंक्लूड की जाएंगी। सब्जेक्ट के अलावा जो स्किल्स हैं बच्चे की वो भी उसमें ऐड किया जाएगा कि बच्चा खेलने में बहुत अच्छा है, ताकि फर्दर लोगों को पता चले कि बच्चा स्पोर्ट में कुछ अच्छा कर सकता है, बच्चा की फिजिकल एक्टिविटीज अच्छी है, ऐसा मेंशन है आपके रिपोर्ट कार्ड में। तो आगे फर्दर लोगों को ये पता करने में, ये आइडेंटिफाई करना इजी रहेगा कि बच्चे को किस फील्ड में भेजा जा सकता है। तो इस टाइप का स्कोर कार्ड आपका बनाया जाएगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया कि आपके बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंस रिड्यूस कर दिया गया है क्योंकि वहां पे पेपर चेंज कर दिया गया है और उसको 2 बार साल में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बच्चे को कोडिंग सिखाया जाएगा, मतलब क्लास 6 से ही बच्चे को कोड करना सिखा दिया जाएगा। ये हमारे देश के लिए और किसी भी देश के लिए, किसी भी एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आज देख रहे हो साइबर वॉरफेयर चारों तरफ चल रहा है। मतलब अगर आपके देश की कैपेबिलिटी नहीं है, आपके लोगों में कैपेबिलिटी नहीं है साइबर में, तो वो देश बहुत ही पीछे चला जाएगा कुछ टाइम बाद। अभी आप देख रहे हो कि दूसरे देश के अटैकर ने, हैकर ने पूरा सिस्टम हैक कर लिया, एजुकेशन सिस्टम, बैंकिंग सिस्टम, गवर्नमेंट की वेबसाइट हैक कर लिया। तो हमारे पास भी ऐसे कॉम्पिटेंट लोग डेवलप हों जिनकी कोडिंग स्ट्रांग हो, जो प्रोग्राम डेवलप कर पाए, ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं कि बचपन से ही लोगों का इंटरेस्ट उसमें आ जाए कोडिंग में। क्योंकि जब हम बचपन से चीजों को नहीं देखते हैं, बाद में डिजिटल सिस्टम में जब हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट ही नहीं रह जाता है, क्योंकि हमने उसमें कुछ सीखा ही नहीं है, हमारे माइंड को लोड आता है सीखने में। तो ये प्रॉब्लम थी, तो गवर्नमेंट इसको ओवरकम करने की कोशिश करेगी और बचपन से बच्चों को कोडिंग सिखाएगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है नेशनल करिकुलम एंड पेडोलॉजिकल फ्रेमवर्क टू बी डेवलप बाय द एनसीईआरटी। हमारे यहाँ पे एक कॉमन करिकुलर फ्रेमवर्क डेवलप किया जाएगा एनसीईआरटी के थ्रू, मतलब सारे बच्चों के लिए वो कॉमन रहेगा एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाएगी, जो भी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन है, केवल फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं, उनके पास एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी होगी। मतलब आपने देखा होगा, एक एग्जांपल से समझे कि जो यूनिवर्सिटी है वो तो एग्जाम करवाती है, वो एक ग्रेड सिस्टम प्रोवाइड कराती है, एक मार्कशीट प्रोवाइड कराती है बच्चे को। अब जो एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट है यूनिवर्सिटी से, उनको भी ऑटोनॉमी दी जाएगी कि आप अपना ग्रेडिंग सिस्टम या फिर आप अपना एग्जाम करवा सकते हो, आप बच्चे को अपना ग्रेड दे सकते हो, उसको भी इंक्लूड किया जाएगा, वो भी वैलिड होगा। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है बेस्ट यूनिवर्सिटी टू सेटअप अ कैंपस इन अदर कंट्री। जो हमारे देश की अच्छी यूनिवर्सिटी है उनको प्रमोट किया जाएगा कि आप दूसरे देश में भी अपना कैंपस सेटअप करो। और जो टॉप 100 यूनिवर्सिटी हैं उनको भी प्रमोट किया जाएगा, फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो इंडिया में अपना कैंपस ओपन करें। ये मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो टॉप 100 है उनमें हमारी यूनिवर्सिटीज आती ही नहीं है, मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बैकवर्ड है। तो इससे हमारे एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट मिलेगा और हम कैसे एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के इंस्टीट्यूट बन पाए, इसमें भी फायदा होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है, हमारी जो एमएचआरडी है उसका नाम बदल के अब एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। इसके पहले भी ये नाम एजुकेशन मिनिस्टर ही था, बट राजीव गांधी ने इसको चेंज कर दिया था और फिर से इसको एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। और जिस एकेडमिक बैंक की हम बात कर रहे थे, जिसमें आपकी क्रेडिट स्टोर की जाएगी, वो भी एकेडमिक बैंक बनाया जाएगा, जिसमें आपने जितने भी क्रेडिट अपने एजुकेशन टाइम में अर्न किए हैं वो सारी वहां पे स्टोर रहेगी। और जो भी हमारे आईआईटीज हैं, एक रेपुटेड इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के, वर्ल्ड लेवल में इनका रेपुटेशन है। अब इनको मल्टी डिसिप्लिनरी बना दिया गया है, मतलब यहाँ पे अब ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकते हो, आप आर्ट्स के सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, यहाँ पे आप म्यूजिक भी सीख सकते हो, यहाँ पे आप बीए भी कर सकते हो, ये सारी चीजें भी यहाँ पे आप इंक्लूड कर दी जाएंगी। और यहाँ पे एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन की बात की गई है कि जो सारे डिस्ट्रिक्ट में एस्टेब्लिश किया जाएगा अप टू 2030। इसकी इंपॉर्टेंस को आप समझिए। सपोज करिए
कि आपको म्यूजिक डायरेक्टर बनना है या आपको फिल्म डायरेक्टर बनना है, तो आप सोच के देखो कि डिस्ट्रिक्ट में नहीं, पूरे आपके स्टेट में क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां पे इस टाइप की लर्निंग दी जाती है? तो आपको मिलेगा नहीं है यार, आपको दिल्ली जाना पड़ेगा, आपको मुंबई जाना पड़ेगा। तो ये है इसकी इंपॉर्टेंस कि अब आपको हर डिस्ट्रिक्ट में एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन मिलेगा, मतलब वो सारे डिसिप्लिन वहां पे इंक्लूड किए जाएंगे जिनके बारे में अब तक कोई बात नहीं करता है। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है, ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिकम अ मल्टी डिसिप्लिनरी। आईआईटीज को छोड़ के बाकी भी जो हायर इंस्टीट्यूशन हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, उनको भी मल्टी डिसिप्लिनरी बनाया जाएगा। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, और उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि अब आपके बच्चे क्या पढ़ेंगे। आपने तो पढ़ लिया जो पढ़ना था, बट ये आप ध्यान दे पाओगे कि आपके बच्चे को इन फ्यूचर क्या पढ़ना है, आपके बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होगा, आप उसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। बट इसके साथ साथ ये तो पॉलिसी है, हमारे देश में पॉलिसी बनाना आसान है, बट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। आप जो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, उनकी हालत देख के इजीली बता सकते हो कि जो पॉलिसी हैं और जो इम्प्लीमेंटेशन है उनमें गैप कितना है। तो ये हमारे गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जो पॉलिसी बनाई जा रही है वो इम्प्लीमेंट हो, मतलब वो इम्प्लीमेंट हो, ग्राउंड पे उसकी रियलिटी दिखे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है और गवर्नमेंट इसको कैसे टैकल करेगी ये आने वाले टाइम में हमें पता चलेगा। और हम इस उम्मीद के साथ इस लेक्चर का एंड करेंगे कि गवर्नमेंट इसमें सक्सीड करे, हमारे यहाँ एक अच्छा एजुकेशन सिस्टम डेवलप हो, और आप भी इसमें कंट्रीब्यूट करिए जितना कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।